Yes, all of you listen. A complete revision lecture of India's 41 agricultural activity. सबसे पहले ये स्टैंडर्ड पूरा फेयर वैल्यू का है. ये पूरा स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू पे हम लोग मेजर करते हैं. इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड में बायोलॉजिकल एसेट्स को कभी भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल पा रही है कोई भी रीजन से तो ही कॉस्ट आता है बीच में. अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू का है. इसमें तीन चीज कवरेज की है: बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स. और गवर्नमेंट ग्रांट्स में कुछ नहीं, बायोलॉजिकल एसेट्स के गवर्नमेंट ग्रांट्स इधर ट्रीट होंगे और कुछ नहीं. हाँ, रिगार्डिंग बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बायोलॉजिकल एसेट्स किसको बोलते हैं? लिविंग एनिमल और प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स. इसमें बेरर प्लांट्स को हटा दिया मैंने. लिविंग एनिमल्स एग्जाम्पल है क्रॉप्स और वुड ट्रीज. क्रॉप्स में टी प्लांट्स, तो टोबैको प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स, व्हीट, राइस, शुगर केन. एंड वुड ट्रीज में आगे टीक वुड, पाइन वुड, मेपल वुड, जो उसको हम लोग ग्रो करते हैं लकड़ा काट के लकड़ा बेचने के लिए. और लिविंग एनिमल में काउ, शीप, गोट, हैन या कोई भी एनिमल जो हमको हमारे लाइवलीहुड कमाने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स. इसमें से बेरर प्लांट्स निकाल दिया हम लोग ने, और जो जमीन पे ये प्लांट्स ग्रो होता है वो जमीन को निकाल दिया है. एज वेल एज एनी लाइसेंस रिक्वायर्ड टू डू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, वो ये स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है. लैंड विल बी कवर्ड बाय इंडिया 16, बेरर प्लांट्स विल बी कवर्ड बाय इंडिया 16, एंड एनी लाइसेंस रिक्वायर्ड लाइक टोबैको प्लांट्स के लिए टोबैको कोई भी ग्रो नहीं कर सकता है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए. इट विल बी कवर्ड बाय इंडिया 38. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट पे. शिप से हमने वुल एक्सट्रैक्ट किया, काउ से मिल्क एक्सट्रैक्ट किया, सो कॉटन प्लांट से कॉटन प्लग किया, टी प्लांट से हमने टी लीव्स प्लग की. ये सब क्या है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है. एट द पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है. फिर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में इसको इन्वेंट्री बोला जाएगा. तो दीज आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. देख लो, ये मैंने चार्ट दिया था. शिप से वुल, काउ से मिल्क एंड काफ, टी प्लांट से टी लीव, शुगर केन प्लांट से शुगर केन, टोबैको प्लांट से टोबैको लीव्स एंड कॉटन प्लांट से कॉटन. ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है. उसके बाद में अगर हम लोग वुल से गारमेंट्स बना लेते हैं, मिल्क से बटर, चीज, पनीर बना लेते हैं, और टी लीव से चाय बना लेते हैं पीने के लिए, शुगर केन से शुगर या जैगरी बना लेते हैं, बीड़ी, सिगरेट टोबैको लीव से बन जाए, कॉटन से फैब्रिक बन जाए, थ्रेड बन जाए, गारमेंट्स बन जाए, तो उनको हम लोग फिर इन्वेंट्री बोलेंगे. फिर इनका इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट आएगा. सबसे फर्स्ट टाइम जब रिकॉग्निशन करोगे तो पहले तो ये एसेट होना चाहिए. एसेट होने के लिए दो कंडीशन है: हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको मिलना चाहिए. और एंट्री कैसे पास करेंगे? फेयर वैल्यू पे, नेट फेयर वैल्यू पे. कभी भी कॉस्ट पे नहीं रिकॉग्नाइज होगा. गाय खरीदी है, खरीदने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, वो ऐड मत कर देना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा. 6 लाख की गाय खरीदी है, अगर 2% हम लोगों को ब्रोकरेज लगता है तो आज 6 लाख उसकी वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू हो गई ग्रॉस. और जिस दिन हम बेचने को जाएंगे तभी भी 2% लगने ही वाला है, वो कमीशन माइनस कर लेना और नेट फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. काउ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बाकी सब पीएनएल में एक्सपेंसेस बुक हो जाएंगे. फिर ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या करोगे? ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो हो गया, नेट फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर दिया. फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एंड ऑफ द ईयर में भी देखोगे, आज ये काव अगर खरीदने जाएंगे तो कितने की मिल रही है, और खरीदने पे कमीशन क्या लगने वाला, माइनस करो नेट फेयर वैल्यू पे. इंक्रीज होता है वैल्यू तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल क्रेडिट, और डिक्रीज होने पे पीएनएल डेबिट. सो नेट चेंज इन फेयर वैल्यू, चेंज इन फेयर वैल्यू एंड ऑफ द ईयर की फेयर वैल्यू चेक करोगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो चेंज इन फेयर वैल्यू पीएनएल स्टेटमेंट में जाएगा. वो हो गया सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. सो इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में काफ को छोड़ के जो हमने परचेज किया है ना, उसकी चेंज इन फेयर वैल्यू का 2 डिवीजन होगा कि कितना तो प्राइस चेंज हुआ है और कितना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से चेंज हुआ है. प्राइस चेंज कैसे मिलेगा? मैंने अगर मैंने 6 महीने का गाय का बच्चा परचेज किया था पिछले साल, तो ये साल के एंड में मैं देखूंगा आज मैं 6 महीने का बच्चा खरीदने जाऊं तो कितने में मिले, तो प्राइस बढ़ी जाती है ना. तो सेम एज पे देखना कितनी प्राइस बढ़ी है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइस चेंज. और जो डिफरेंस होगा दैट विल बी फिजिकल चेंज. डिफरेंस विल बी फिजिकल चेंज. सो चेंज इन फेयर वैल्यू, ये अपने को खाली ब्रेकअप चाहिए, बट काफ के केस में ऐसा नहीं है. इन केस ऑफ काफ पहली एंट्री आ जाती है. काफ या इन्वेंट्री जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग? सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अकाउंटिंग हम लोग ऐसे करते हैं, जब अपने को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलता है ना,
सो हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री टू पीएनएल, सीधा इन्वेंट्री टू पीएनएल। और अगर बैलेंस शीट डेट तक वो इन्वेंट्री बिके नहीं तो फिर जो ओरिजिनली हम लोग ने इन्वेंट्री टू पीएनएल रिकॉग्नाइज किया था ना, जब ही अपने को हमको पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट पे, सो इन्वेंट्री टू पीएनएल को हमने फेयर वैल्यू पे, नेट फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया था, और वो नेट फेयर वैल्यू कॉस्ट की तरह काम करेगी, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर तक अनसोल्ड है वो इन्वेंट्री। तो फिर एंड ऑफ द ईयर में उसकी एनआरवी चेक करेंगे, ओरिजिनल फेयर वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जैसे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर बोलते हैं ना, तो ओरिजिनल फेयर वैल्यू उसका कॉस्ट का काम करेगी। सो ओरिजिनल फेयर वैल्यू और एनआरवी ऑन बैलेंस शीट डेट विच एवर इज लोअर। बट एक्सेप्शनल पॉइंट है काफ के केस में, इनिशियल रिकॉग्निशन होगा, काफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, 100% इनकम है, कोई फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज नहीं देखना है। बैलेंस शीट डेट पे जो भी नई फेयर वैल्यू है वो नई फेयर वैल्यू पे हम उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, और नई फेयर वैल्यू अगर इंक्रीज्ड है तो काफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, काफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल बराबर, सीधा सीधा फेयर वैल्यू चेंज पीएनएल में चला जाएगा। और अगर बीमार होने से वैल्यू कम भी हो जाती है तो उल्टी एंट्री भी आ सकती है। सो ऑन बैलेंस शीट डेट चेंजेस इन फेयर वैल्यू भी इनकम ही है, और प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज नहीं देखना है। अगर बायोलॉजिकल एसेट प्लांट्स है, क्रॉप्स, वुड ट्रीज, बेरर प्लांट्स, तो सेम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अकाउंटिंग करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, बायोलॉजिकल एसेट अगर प्लांट और ट्रीज है ना तो उनके इनिशियल रिकॉग्निशन की बात नहीं कर रहा है, वो खाली उनके प्रोड्यूस की बात कर रहा है। देख लो, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एनिमल्स तो किया था हम लोग ने, काउ बफेलोज का इनिशियल रिकॉग्निशन उनके प्रोड्यूस का, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट और ट्रीज के इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में थोड़ा सा चुप है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उनके प्रोड्यूस का ट्रीटमेंट तो सेम है जो मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिखाया था। ऑन द डेट ऑफ डिटैचमेंट हम एंट्री पास करेंगे इन्वेंट्री टू पीएनएल, और अगर बैलेंस शीट डेट तक अगर वो नहीं बिका तो फिर ओरिजिनली जो इन्वेंट्री टू पीएनएल लिखा था वो नेट फेयर वैल्यू पे था, वो नेट फेयर वैल्यू और एनआरवी विचएवर इज लोअर, क्योंकि AS2 अप्लाई हो जाता है। सो वो तो सेम रहने वाला है। अच्छा, कोई भी खर्चा किया ना इनके मेंटेनेंस पे, लाइक उनके रूटीन मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स में पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, फिर न्यू ब्रीड जनरेशन एक्सपेंसेस है, सो उनको संभालने में जो भी फूड का उनको हम लोग खाना देते हैं, फूड एक्सपेंसेस, ऑल दिस विल बी शोन टू पीएनएल, ये सीधा सीधा पीएनएल में डेबिट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट एकदम सिंपल है, बायोलॉजिकल एसेट का गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट इंडियाज 20 में नहीं होगा। अगर विदाउट कंडीशन है तो इनकम रिकॉग्नाइज कर लो, और अगर विद कंडीशन है देन इट शुड बी ट्रीटेड एज डिफर्ड ग्रांट, एंड डिफर्ड ग्रांट को हम पीएनएल में तभी अमोर्टाइज करेंगे जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। रिफंड अगर देना हो तो डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, और अगर पीएनएल में अमोर्टाइज हो गया उससे ज़्यादा रिफंड है, डिफर्ड ग्रांट जितना बैलेंस शीट में पड़ा है रिफंड उससे ज़्यादा है, तो अमोर्टाइज्ड वैल्यू को वहाँ से फिर से निकालना पड़ेगा। सो डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। अगर फेयर वैल्यू कोई भी केस में अगर अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस कॉस्ट पे अकाउंटिंग हो सकती है, वी कैन डू अकाउंटिंग ऑन कॉस्ट। और डिस्क्लोजर्स में ये 5 हमने डिस्क्लोजर्स दे रखे थे। 5 डिस्क्लोजर क्या दे रखे थे? फेयर वैल्यू अप्लाइड फॉर वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसमें मेथड कौन सा यूज किया, विच मेथड हैज बीन यूज, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर फेयर वैल्यू नहीं हम कॉस्ट पे मेजर करें तो रीजंस देने पड़ेंगे। जो भी गेन और लॉस है ऑन फेयर वैल्यू चेंज वो अपने को देना पड़ेगा। एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज, एंड एज वेल एज अपने को गवर्नमेंट ग्रांट्स हमने कैसे उसको ट्रीट किया, उसकी पॉलिसी क्या है ट्रीटमेंट की, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सो हियर आई कंप्लीट द रिविजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी कंप्लीट रिवीजन मैंने तुमको दे दिया।